अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। ये आपकी फ़िज़ियो की क्लास है और हम लोग फ़िज़ियो में जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो हम ब्लड पढ़ रहे थे। ब्लड में हम लोगों ने, आपको पता है कि ब्लड के दो पार्ट होते हैं, सेलुलर और प्लाज्मा, नॉन सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट में रेड ब्लड सेल्स की कंप्लीट जो आपने डिटेल है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें बच्चों एक टॉपिक है ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। आप इस टॉपिक पे पेंडिंग लिखेंगे। जब हम यहाँ पे आएंगे तो इस टॉपिक के मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगी। तो ESR को हम स्किप कर रहे हैं, ये आप पेंडिंग लिखेंगे। इंशाल्लाह जब हमारी क्लासेस यहाँ पे होंगी कॉलेज में तो ये मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगी। तो उसके बाद जो पेज नंबर 70 पे आप आएंगे तो वाइट ब्लड सेल का टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल जिनको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम या हमारा दिफाई निज़ाम जो हमारे बॉडी के अंदर है, इसमें एक जो सबसे मेन रोल होता है वो वाइट ब्लड सेल्स का ही होता है। और वाइट ब्लड सेल का जो दूसरा नाम है इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। ठीक है बेटा। और ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे जिस्म में, हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते हैं। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? मोबाइल यूनिट ऑफ द बॉडी प्रोटेक्टिव सिस्टम। जो हमारे जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम है उनके एक मोबाइल यूनिट हैं ये। ठीक है। जैसे कि हमारा डिफेंस सिस्टम मुल्क का है कि कुछ मोर्चे बने हुए होते हैं और कुछ सिपाही क्या हैं, गश्त पे निकले हुए होते हैं। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये गश्त पे निकले हुए सिपाहियों की तरह होंगे। क्लियर? इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है बेटा। अब जब वाइट ब्लड सेल्स की हम डिस्कस करेंगे तो वाइट ब्लड सेल जो हैं ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं इनकी टाइप्स? ग्रेन्युलर और ग्रेन्युलर। ग्रेन्युलर जो होते हैं वो होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स हमें नज़र आए। जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नज़र आएंगे उनको ग्रेन्युलर कहेंगे, और जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नज़र नहीं आएंगे वो ग्रेन्युलर कहेंगे। जो ग्रेन्युलर हमारे वाइट ब्लड सेल्स होंगे वो कहाँ से बनेंगे? वो हमारे रेड जो बोन मैरो होगी वहाँ से बनेंगे। और इनके जो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नज़र आएंगे ये फिर फर्दर तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। जबकि जो ग्रेन्युलर होते हैं ये कहाँ से बनते हैं? वो रेड बोन मैरो से बनते हैं। और ये कहाँ से बनते हैं? लिम्फ नोड से बनते हैं। और इनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल नहीं होता। और ये कितनी टाइप्स के? दो टाइप्स के हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। यहाँ तक मैं अब वर्ड टू वर्ड आपको रीडिंग दोबारा कर देती हूँ, उसके आगे फिर हम बाद में चलेंगे। सबसे पहले आप अगर वाइट ब्लड सेल्स के हेडिंग के नीचे देखेंगे तो डेफिनेशन इसकी क्या लिखी हुई है कि वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं? आर द मोबाइल यूनिट ऑफ बॉडी प्रोटेक्टिव सिस्टम। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हमारे प्रोटेक्टिव सिस्टम के वो यूनिट्स हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। कौन कौन से हैं? ग्रेन्युलर और ग्रेन्युलर। जो ग्रेन्युलर हैं उनको ग्रेन्युलोसाइट्स कहेंगे और ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स को क्या कहेंगे? ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है बेटा। अब ग्रेन्युलर साइट्स कौन कौन से हैं इनकी आगे हम डिटेल पढ़ लेते हैं। दीज आर डेवलपिंग फ्रॉम रेड बोन मैरो, हैव कॉन्स्पिक्यूशियस ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म एंड पोजेस लोब्ड न्यूक्लियाई। जब उनके साइटोप्लाज्म में वो ग्रेन्यूल्स होंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि उनका जो न्यूक्लियस है वो लोब्ड है। द थ्री टाइप्स ऑफ द ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स आर। इनकी फर्दर तीन टाइप्स हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। क्लियर? अब ग्रेन्युलोसाइट्स कितने हो गए? जो हमारे जो टोटल वाइट ब्लड सेल्स होंगे उसमें तकरीबन 35% हैं वो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं और 65% जो है वो ग्रेन्युलो होते हैं। क्लियर?
अब इसमें न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो 62% होंगे, एसिनोफिल्स 2.3% होंगे और बेसोफिल कितने होंगे 0.4% होंगे। ग्रेनुलोसाइट्स कौन कौन से होते हैं? दीज आर द सेकंड प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, दे डेवलप फ्रॉम द लिम्फाइड टिश्यू और साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स आर नॉट सीन, इनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल नहीं होता है। ये कितनी टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कितने परसेंट होते हैं हमारी बॉडी में? 30%। और मोनोसाइट्स कितने होते हैं? 5.3%। क्लियर? इसके बाद बेटा हम इनकी काउंट में चले जाते हैं। जो काउंट है एवरेज जो होती है वो 7000 होती है पर मिलीमीटर क्यूब। क्लियर? और रेंज कितनी होती है? 4000 टू 11000 पर मिलीमीटर क्यूब। अगर 11000 से काउंट ज़्यादा आ गई है या आती है तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन आया हुआ है। ठीक है? तो उसके लिए फिर जब भी आपने देखा होगा कि आपको कोई इन्फेक्शन होता है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग इसका टेस्ट होता है WBCs का, बल्कि इनकी तमाम रेंज का होता है। तो उसमें देखते हैं कि 4000 टू 11000 से अगर अबव आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन है और इस वजह से WBCs की जो काउंट है वो ज़्यादा हो रही है। अगर आपके जो 4000 से अकाउंट कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि देयर इज़ सम इशू इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है? वो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, आपकी बॉडी का डिफेंस कमज़ोर हो चुका है, तो उसमें भी आप क्या हो जाएंगे? आपको इन्फेक्शन का शिकार होने का ख़तरा होगा। अब इसके बाद इसकी तमाम की नॉर्मल वैल्यू अलग-अलग दी गई है बुक में और आप सबको ये अलग अलग याद भी करनी पड़ेगी। न्यूट्रोफिल्स की नॉर्मल रेंज जो है वो 5400 पर mm³ है और एसिनोफिल्स की 275 पर mm³ और बेसोफिल्स की 35 पर mm³। इसी तरह लिम्फोसाइट 2750 पर mm³ है और मोनोसाइट्स जो है 450 पर mm³ है। क्लियर? ये सब की क्या है? नॉर्मल रेंज है। अगर जब भी हमारा ब्लड टेस्ट होता है और ये रेंजेस अप एंड डाउन होती हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। याद इसके बाद इनका लाइफ स्पैन है, इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल नेचर के जो WBCs हैं उन वो सेल केमिकल नेचर में कैसे नज़र आते हैं। तो ये दे आर रिच इन न्यूक्लियोप्रोटीन, इनमें न्यूक्लियोप्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, ग्लाइकोजिन भी पाई जाती है और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड भी पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्या पाई जाएगी? न्यूक्लियोप्रोटीन। बेटा उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके लाइफ स्पैन ऑफ WBCs। लाइफ स्पैन का क्या मतलब है? लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि हमारे जो इनका नॉर्मल लाइफ साइकिल कितने दिनों का होता है। एक हेल्दी जो एक WBCs हैं वो अपनी प्रोडक्शन के बाद कितना अरसा हमारी बॉडी में रहता है, दैट इज़ नॉर्मल लाइफ स्पैन। अगर आपके इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में तो ये लाइफ स्पैन और होगा। ठीक है? अब मैं जो आपको डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग वो नॉर्मल लाइफ स्पैन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब सबसे पहले ग्रेनुलोसाइट्स, इसमें कौन कौन से आएंगे? न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। उनका लाइफ स्पैन मैं आपको बताती हूँ। ये 4 to 8 आवर्स, जब हम ये सर्कुलेशन में होंगे तो 4 to 8 आवर्स, 4 to 8 आवर्स के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे और हमारे अंदर न्यू प्रोडक्शन जारी होती है। और अगर ये टिश्यू में है तो ये दे कैन बी लास्ट अप टू 4 to 5 days। क्लियर? मोनोसाइट्स अगर सर्कुलेशन में है तो वो 10 to 12 आवर्स होंगे और अगर वो टिश्यू में पड़े हैं और मंथ्स और इवन ईयर्स, जब तक हमें उनकी ज़रूरत नहीं होगी वो सर्कुलेशन में नहीं आएंगे और वो वहाँ पे टिश्यूज़ में जो है वो कई सालों तक पड़े रह सकते हैं। ठीक है? इसका ये जो अब सर्कुलेशन में जब
मोनोसाइट आएगा वो तब आएगा जब हमारी बॉडी में क्या होगा, कोई इन्फेक्शन होगा तो वो टिश्यू से निकलकर हमारे ब्लड में आ जाएगा और ब्लड में आने के बाद 10 से 12 घंटे में वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो टिश्यू में पड़ा रहता है तो उनके लाइफ कितनी चल सकती है, मंथ्स और इवन ईयर्स। ठीक है, इसी तरह लिम्फोसाइट्स जो हैं वो भी हमारे जिस्म में महीनों या सालों तक रह सकते हैं हमारे टिश्यूज़ के अंदर, जब तक कि हमारे बॉडी को उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम हेल्दी हैं, हमें इन्फेक्शन नहीं, हमारे अंदर कोई भी पैथोजन नहीं जा रहा, तो ये वहाँ पे टिश्यूज़ में ही पड़े रहेंगे। क्लियर। अब साइट ऑफ द WBC's प्रोडक्शन लाइक रेड ब्लड सेल, ये भी इसी तरह जब हम प्रेगनेंसी के दौरान फीटस में ये कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, ये प्रोड्यूस होंगे योक सैक, मीज़ोडर्म ऑफ योक सैक से ये प्रोड्यूस होंगे। फीटस मतलब जब बच्चा माँ के पेट में होगा तो ये योक सैक से प्रोड्यूस होंगे, और जैसे ही बर्थ होगी बच्चे की तो ये कहाँ से पैदा होंगे। ये आपको पहले मैंने बताया है कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो 2 जगहों से पैदा होते हैं, एक तो रेड बोन मैरो से, दूसरा लिम्फ नोड से। ठीक है बेटा। तो आफ्टर बर्थ कुछ जो 3 टाइप्स हैं ग्रेनुलोसाइट्स की, वो कहाँ से प्रोड्यूस होंगी, वो बोन मैरो से प्रोड्यूस होंगी। और ए ग्रेनुलोसाइट्स कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, वो हमारे लिम्फ टिश्यू से प्रोड्यूस होंगे। कौन कौन से लिम्फ टिश्यूज़ के, हमारे थाइमस के टिश्यूज़ हैं, टॉन्सल्स हैं और स्प्लीन्स हैं। ये इनमें जो लिम्फ नोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और तो हमारे WBCs भी थाइमस, स्प्लीन एंड टॉन्सल्स जो है इन्हीं जगहों से पैदा होंगे। क्लियर। दोबारा मैं बता देती हूँ कि WBCs की प्रोडक्शन को, कि हमारे वाइट ब्लड सेल है वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन को हम फिर डिवाइड कर लेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर बर्थ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कहाँ पे बनेंगे, मीज़ोडर्म ऑफ योक सैक से। और आफ्टर बर्थ तो 2 जगह होती है, एक बोन मैरो और एक लिम्फ नोड्स। बोन मैरो में जो ग्रेनुलोसाइट्स होंगे वो बोन मैरो में बनेंगे, और और ए ग्रेनुलोसाइट्स जो है वो कहाँ बनेंगे, लिम्फ नोड्स में। कौन कौन सी लिम्फ नोड्स में, टॉन्सल्स, थाइमस एंड स्प्लीन, ये 3 जगह होती हैं। क्लियर। उसके बाद एंड पे जो आपका यहाँ पे टॉपिक है फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। अब फंक्शन इसके कौन कौन से हो सकते हैं बेटा। फंक्शन इसके सबसे मेन बात ये है कि ये हम इसको कहते हैं कि ये हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। तो क्या होगा, ये हमारी प्रोटेक्शन करेगा। प्रोटेक्शन किस तरह करेगा, ये हमें बचाएगा इन्फेक्शन से। जो हमारे अंदर जो जर्म्स आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, वायरस आएंगे और दूसरे पार्टिकल्स होंगे, फॉरेन पार्टिकल्स, उनको ये ख़त्म करके हमारी प्रोटेक्शन करेगा। तो सबसे पहले इसका जो फंक्शन होगा दैट इज़ कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। फैगोसाइटोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम फॉरेन जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं ये फॉरेन बॉडीज़ को इनगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर, उनको ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे मेन फंक्शन जो WBCs का होगा वो होगा फैगोसाइटोसिस। ठीक है। और दूसरा जो होगा एंटीबॉडी फॉर्मेशन है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन में क्या आएगा ये हम वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा है फिब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन है। फिब्रोब्लास्ट मतलब जब हमारे जिस्म पे कोई कट लगता है तो आपको पता है कि वहाँ पे क्या होता है, फिब्रोब्लास्ट बनते हैं। तो फिब्रिनोजिन जो है वो फिब्रिन में तब्दील होती है, तो उसको जो हमारे ऊपर जो वो रिपेयर सा वो क्लॉट सा बनता है उसको फिब्रोब्लास्ट कहते हैं। तो ये उसके अंदर भी हेल्प करता है। नंबर 4 पे है सिक्रीशन ऑफ हेपरिन। हेपरिन क्या चीज़ है, ये एक जो हमारे ब्लड को क्लॉटिंग से बचाता है। ठीक है, ये वो केमिकल है। और एंड पे जो है सेलुलर डिफेंस है। सेलुलर डिफेंस इज़ लाइक इसमें फैगोसाइटोसिस ही शामिल है। ये जो एंड वाला जो नंबर 5 पे जो फंक्शन है दैट इज़ रिलेटेड टू फैगोसाइटोसिस,
कि ये फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेता है, फैगोस उनको ख़त्म कर देता है, तो हमारा जो टिश्यूज़ है वो सेव हो जाता है, सेल जो है वो हमारा बच जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड द सेलुलर डिफेंस। अब मैं वहाँ से जहाँ से हमने इसको छोड़ा था केमिकल नेचर से, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 72 पे है केमिकल नेचर। ऑल वाइट ब्लड सेल्स आर रिच इन न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड आल्सो कंटेन ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड। लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ग्रेन्युलोसाइट का लाइफ स्पैन कितना है? 4 to 8 आवर्स इन द सर्कुलेटिंग ब्लड और 4 to 5 डेज इन द टिश्यू। जब ये ब्लड में सर्कुलेट करेगा तो 8 घंटे के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, और अगर टिश्यू में रहेगा तो ये 4 से 5 दिन तक रह सकता है। मोनोसाइट्स का कितना होता है? 10 to 12 आवर्स इन द ब्लड, सर्कुलेटिंग ब्लड में 10 से 12 घंटे ये रह सकता है, और अगर मंथ्स और इवन ईयर्स इन द टिश्यू, और अगर टिश्यू में रहेगा तो महीने या सालों तक रह सकता है। लिम्फोसाइट्स मंथ्स और इवन ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द बॉडी नीड्स। अगर हमारे जिस्म को में कोई इन्फेक्शन नहीं जाता तो ये सालों तक हमारे जिस्म के टिश्यूज़ में पड़ा रहेगा। ठीक है बेटा। आगे था साइट ऑफ WBC प्रोडक्शन। वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन किसके साइट पे होती है? जब बच्चा माँ के पेट में होगा तो ये कहाँ से होंगे? यॉर्क सैक से प्रोड्यूस होंगे, और पैदाइश के बाद आफ्टर बर्थ ये बोन मैरो से होंगे। ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स एंड फ्यू लिम्फोसाइट्स। और लिम्फ टिश्यूज, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स आर प्रोड्यूस मेनली इन द वेरियस लिम्फोजीनियस ऑर्गन इंक्लूडिंग द लिम्फ नोड्स, थाइमस, स्प्लीन एंड टॉन्सल्स। कि ये हमारे सिंपल सी बात है कि ये लिम्फ नोड्स में प्रोड्यूस होंगे। क्लियर। फंक्शन ऑफ WBCs क्या है? फैगोसाइटोसिस। Phagocytosis is a process by which neutrophils and macrophages engulf and destroy the bacteria, viruses and foreign particles। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम जो हमारे न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस हैं वो बैक्टीरिया, वायरसेस को इनगल्फ निगल लेते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। फैगोसाइटोसिस occurs by both neutrophils and monocytes when बैक्टीरिया इन्वेड द बॉडी। जब बैक्टीरिया हमारे जिस्म पे हमला करता है तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करके इनको ख़त्म कर देते हैं। एंटीबॉडी फॉर्मेशन, दूसरा जो इनका फंक्शन है वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन है। ये कैसे है? लिम्फोसाइट फॉर्म द बीटा एंड गैमा फ्रैक्शन ऑफ सीरम ग्लोब्यूलिन। ठीक है। ये क्या बनाएंगे? बीटा एंड गैमा फ्रैक्शन ऑफ सीरम ग्लोब्यूलिन का बीटा एंड गैमा फ्रैक्शन बनाएंगे। और जो बॉडीज़ होती हैं, इम्यून बॉडीज़ या एंटीबॉडीज़, वो किसके साथ रिलेटेड होती हैं? गैमा ग्लोब्यूलिन के साथ होती हैं। तो दीज आर द lymphocytes play an important role in the defensive mechanism of body। एंटीजन एंटीबॉडी अगेन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर बॉडी, तो फिर भी ये उसी में प्रोटेक्शन में इम्यून सिस्टम में शामिल हो जाएगा। थर्ड नंबर पे है फिब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन। लिम्फोसाइट्स में बी कन्वर्टेड इनटू फिब्रोब्लास्ट एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ रिपेयर। जब क्लॉट बनेगा, फिब्रोब्लास्ट बनेगा, ब्लीडिंग ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा? टिश्यू रिपेयर होगा। ठीक है बेटा। तो ये किस में हेल्प करेगा? टिश्यू रिपेयर में। 4 पे है सिक्रीशन ऑफ हेपरिन। बेसोफिल सिक्रीट हेपरिन विच प्रिवेंट्स इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये सब अल्लाह का एक निज़ाम बना हुआ है हमारे जिस्म के अंदर। अब ये हेपरिन जो है ये ब्लड को जो सर्कुलेशन के दौरान क्लॉट होने से बचाती है। तो दैट इज़ आल्सो अ डिफेंसिव मैकेनिज्म। हमारे जिस्म का क्या है? प्रोटेक्टिव सिस्टम है। लास्ट वन इज सेलुलर डिफेंस। फैगोसाइटोसिस ऑफ लार्ज पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटोजोआ एंड पैरासिटिक वर्म्स रिलीजेस एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस इन एलर्जिक रिएक्शन। बेटा इसमें भी यही बताते हैं कि जो हमारे अंदर प्रोटोजोआ या पैरासिटिक वर्म आते हैं उनको फैगोसाइटोसिस
क्या फैगोसाइटोसिस के ज़रिए ये क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये था आज का लेक्चर। कोई बात कोई चीज़ समझ ना आए तो आप इसी बुक के इसी जो है टॉपिक पे वो बात लिख लें। जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसको अच्छी तरह आप 3-4 याद कर लीजिएगा।